राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं की दृष्टि से पिछले जितने भी हमारे वीडियोस हुए उनमें हमने राजनीतिक भूगोल की को परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया और उनके भौगोलिक मायने या एकेडमिक जिसको कह सकते हैं उनके जिसको कहेंगे कि अकादमिक उनके क्या मायने हो सकते हैं, इन पर हमने विचार करने का प्रयास किया। और कुछ विद्वान जिनमें देखते हैं हम के स्प्राउट हुए, विटलसी हुए, आर्टशोर्न हुए, वोल्केनबर्ग, स्ट्रोस हुए। तो अब अगले जो विद्वान है हमारे, वो हमारे सामने है वाई.एम. गॉबलेट, है ना। तो वो 1995 में उन्होंने अपनी इस परिभाषा के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, जिसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जिसको पहली परिभाषा के साथ में कह रहा था कि सारे जो विश्व के जो राष्ट्र है उनका जो मूल विचार है वो विचार उनके अकादमिक उस विचार में भी कहीं ना कहीं आता है, आपको नजर आएगा। अब यह जैसे गॉबलेट की बात जब हम करेंगे तो आपको एक नए ही पर्सपेक्टिव से, नए विचार से आप रूबरू होंगे। वो ये कहते हैं कि जैसे राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का विभाग है जिसमें उन राजनीतिक भूगोल घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका क्षेत्रीय संदर्भ हो, वैसे ही जैसे जीव विज्ञान का जीवों से, मतलब जीव विज्ञान जो अपना विषय है, बायोलॉजी जो विषय है, उसमें किनको पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग? उनमें हम सारे जीवों के बारे में पढ़ते हैं। जीव कैसे है, कैसे उनका विकास हुआ, कैसे उनकी एनाटॉमी है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी विस्तार खत्म होने में, और ऐसे कई चीजें हैं जिनमें कैसे उनका योगदान रहा। जैसे बहुत से ऐसे जीव, डायनासोर, इनके बारे में शायद आपने खाली चित्र देखे या फॉसिल्स के चित्र देखते हैं तो कि दुनिया में कभी ऐसे विशालकाय जीव भी हुए लेकिन प्रकृति की मार के चलते हुए वो या कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिनके कारण से वो नहीं रहे। तो वही संदर्भ अगर हम यहाँ पर लागू करते हैं, इनमें भूगोल के राज्य के विकास में लागू करते हैं, तो अपने को लगेगा कि दुनिया का एक राष्ट्र ऐसा था जिसके बारे में ये कहा जाता है, या यूरोपियन राष्ट्र वो ऐसे थे जिन्होंने उपनिवेश काल में अपना विस्तार किया। वो विस्तार भी कैसा, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र भी कैसे जिनका सूर्य का अस्त नहीं होता था, सूर्य अस्त कभी नहीं होता था, वो बिल्कुल दुनिया के सबसे विशालकाय राष्ट्र जैसे जीव, जिसको कह सकते हैं हम लोग डायनासोर जैसे थे। लेकिन आज आप देखें तो एक सिमट के पता नहीं डायनासोर गायब हो गया लगभग धरती पे से। वैसे ही अब जो इंग्लैंड था, है ना, तो इतना बड़ा जैसे उनका साम्राज्य था, वो साम्राज्य के पीछे के कारण, और उनको जब हम उनके पीछे जाएंगे तो आपको ध्यान में आता है कि उनकी वो जो विस्तार वाली नीति थी, उन विस्तार वाली नीति में भी उन्होंने किन किन चीजों का सहारा दिया, ये आपको ध्यान में आता है। कहते हैं कि जब अंग्रेज दुनिया भर में गया तो एक व्यापार के माध्यम से गया, एक हाथ में अपनी बाइबल रखता था तो दूसरे हाथ में बंदूक रखता था, तो तलवार रखता था। तो जो बाइबल से मानता था ठीक है, नहीं तो तलवार से मनाया जाता था। और दुनिया भर में उन्होंने अपना साम्राज्य, और ये कहना निरर्थक है, बिल्कुल निरापद है कि धर्म के प्रचार के लिए मिशनरीज के रूप में गए दुनिया की सेवा करने। आप लोगों को और हम लोगों को और विशेष रूप से भारत के लोगों को तो ये लगता ही है कि जो मिशनरीज के रूप में आए थे उन्होंने कितना रक्तपात किया। लगभग 30 लाख लोग आजादी के आंदोलन में, उस 150 साल की आजादी के आंदोलन में मरे हैं। तो अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि उनका जो वो डायनासोर रूपी जो स्वरूप था, वो स्वरूप एक दिन वापस क्यों सिकुड़ कर छोटा हुआ, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। क्योंकि वो मानवता के हित में काम नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब मानवता के हित में काम नहीं करते तो प्रकृति भी ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस पैदा करती है, ऐसे कुछ जीव विकसित करती है जिनका विकास होता है। और आप जो चाहे कितने भी विशाल का है, एक दिन आपको खत्म होना पड़ता है, क्योंकि आप प्रकृति के विरोध में काम कर रहे। तो अब इस सारी चीज को जब हम इस संदर्भ में देखेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि ये तो बड़ा अनोखा सा जैसे विषय है, बड़ी अनोखी सी बात है कि
प्रकृति के पास ये सब है, हम सब भूगोल का अंग है, चाहे कोई भी विषय हो, वो भूगोल से परे नहीं है, वो भूगोल के दायरे में है। तो एक जीव पर जब हम राष्ट्र की कल्पना कर कर बात करते हैं तो आपको ध्यान में आने लगेगा कि जिस तरह से डायनासोर के खत्म होने का कारण रहा होगा, क्योंकि उसको बहुत बड़े विशालकाय होने के कारण से उसको ज्यादा भोजन चाहिए होता होगा, वो आक्रामक रहा होगा, उसने कई ऐसे निर्जीव जीवों को परेशान किया होगा, वनस्पति को खा गया होगा। तो एक समय ऐसा आया कि उसके वो भोजन की जो उसके पेट की जो भूख है वो खत्म नहीं हुई, तो उसने सारी प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया। तो धीरे 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 वो प्रकृति के साथ साथ उसका भी विनाश हो गया। जब प्रकृति नहीं रहेगी तो आप कैसे बचेंगे? वैसे ही बिल्कुल इंग्लैंड की जब अपन बात करते हैं तो आपने दुनिया भर में अपना साम्राज्य तो फैला लिया, पर उस साम्राज्य को मेंटेन रखने के लिए आपने कई कुकर्म किए, दुनिया में रक्तपात किया, दुनिया में जितना आप अत्याचार कर सकते थे वो अत्याचार किया। तो अत्याचार के विरोध में एक मानव मस्तिष्क का खड़ा होना आप और हम समझ सकते हैं कि विरोध के जो वो स्वर धीरे 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 पूरे देश में फैले। हमने तो यहाँ तो भारत में देखा है कि वो नेतृत्वकर्ता जैसे गांधी जैसे अहिंसात्मक नेतृत्वकर्ता भी रहे, तो सुभाष बाबू जैसे लोग हिंसा के उस रास्ते, युद्ध के रास्ते, जिस भाषा में अंग्रेज समझ सकता था उस भाषा में उत्तर देने वाली धारा भी हमारे यहाँ पर थी। तो अब आप देखते हैं कि ये जो संदर्भ है, ये राजनीतिक घटनाओं का संदर्भ जो है वह संदर्भ इतना महत्वपूर्ण है कि आप इन सब चीजों से किसी भी राष्ट्र को अलग नहीं कर सकते। अब इसको आप जब दुनिया के सिनेरियो से देखेंगे, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के उत्थान और पतन की दृष्टि से जब देखेंगे तो हमको समझ में आता है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के आज का जो उत्थान हम लोग देखते हैं, तो उस उत्थान के पीछे सबसे ज्यादा जो जो चीज है जिसको कह सकते हैं कि जिम्मेदार, तो वो भौगोलिक घटना है। अमेरिका खुद पड़ा पड़ा एक भूगोल के अंग के रूप में विकसित नहीं हुआ। ऐसी कई चीजें हैं जिन्होंने उसके विकास को बहुत ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन दिया। तो अब आप देखिए व्यापार, आज जो दौर है वो दौर आर्थिक युग का दौर है, अर्थ का युग है। तो वे सारे तत्व जो उस राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से प्रबल बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, तो उन सब का अमेरिका में विद्यमान होना अपने आप में ही उसको ताकत दे देता है। जैसे उसका जो समुद्र है वो उसको ताकत देता है, वो मछली के रूप में ताकत देता है, व्यापार के रूप में ताकत देता है, कनेक्टिविटी के रूप में। उसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि दुनिया का हर मार्ग वहां से होकर गुजरता है। विशाल कौर भूभाग है जहां पर विशाल खेती होती है, वहाँ खनिज पाए जाते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस राष्ट्र को किसी न किसी रूप में ताकत देती है। और अब तो ये भी हो गया है कि दुनिया भर का ब्रेन वहां पर जाकर उस देश के विकास की लगा हुआ। मतलब जैसे कह सकते हैं कि भारत का बेस्ट ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं, सबसे प्रतिभाशाली लोग भारत के, जिनको हम कह सकते हैं बच्चे कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं, वो सारे के सारे लोग अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा भी आता है कि आपकी ख्याति या आपका विकास या आपका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि दुनिया का हर व्यक्ति आपकी मदद करने को खड़ा होता है, चाहे वो मजबूरी में कर रहा है, चाहे अपने स्वार्थ में कर रहा है या अपने स्वयं के उसमें कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट जिसे आपके ध्यान में आता है। इसको जब आप ध्यान में रख के देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरह से दुनिया में बदलाव हुआ है, और वो बिल्कुल जैसे एक जीव पैदा होता है किस तरह से मरता है। और ये विशेष रूप से जर्मन विचार रहा है। जर्मनी के लोग अपने उस साम्राज्यवादी सोच को स्पष्ट करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने के लिए इस विचार पर को, जैसे कि जिसको कहेंगे अपन विश्व भर के सामने उन्होंने रखा कि कोई भी जीव जैसे जिसका विकास होता है तो उसको जो संसाधनों की आवश्यकता है वह बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक बढ़ती चढ़ती कम होती रहती है। और
जीव बिल्कुल उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो जैसे युवा होता है तो उसको संसाधनों की आवश्यकता होती, अब वो संसाधनों की आवश्यकता वो कैसे पूर्ति करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और यही इस सारे झगड़े की जड़ है। ऐसा सकारात्मक तरीके से अगर पूरी करता तो किसी को कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करके उसके संसाधनों को अपने हित में उपयोग करता तो निश्चित रूप से ये सारा का सारा झगड़े का कारण बनता है। जितने भी संघर्ष आज आप विश्व में देख रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें जिम्मेदार है। तो एक मोटा मोटा एक नया सा कॉन्सेप्ट गॉबलेट लेकर आए और उसके माध्यम से उन्होंने विश्व में राजनीति भूगोल कैसा होना चाहिए या कैसा होना हो सकता है, इस बारे में हम सबके सामने इससे विचार प्रकट किए। अब आगे के वीडियो में हम आगे की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे।